हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन। जो पहले अपन ने इसका शॉर्ट में डिस्कशन किया था ग्रामीण के बारे में, थोड़ा डिटेल देखते हैं कि ग्रामीण में क्या क्या होता है। जैसे हमको पता था कि हम कोई जंगली प्रजाति को लाके अगर अपन लोकल एरिया में या फसली पादप के रूप में उगाते हैं या उसका इसका नाम इस तरह से कर देते हैं, फसलों के रूप में उसको उगाना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसी को अपन ने क्या बोला था, ग्रामीण बोला था। और अगर अपन ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण से लाभ क्या हो रहा है। एक तो इससे फसलों में विसरण मतलब बिखराव की जो स्थिति है, सेटरिंग, क्या बोला है, शेटरिंग या तो समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो मतलब फसलों में बिखराव वाली स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, फसल जो है बिखरेगी नहीं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दूर दूर के एरियाओं में इस तरह से बिखरने का स्थिति इसमें पैदा नहीं होगी, विसरण नहीं होगा, सेटरिंग नहीं होगी। और अगर दूसरा फायदा देखें ग्रामीण का, तो इससे फसलों के पकने की अवधि में काफी कमी आ गई है। क्या आ गई है? फसलों के पकने की अवधि में कमी आ गई है। तो अधिकांश जो फसल हैं वो कम समय में पक जाती हैं। जिनको पहले ज्यादा समय लगता था उनको अब कम समय में ही वो आसानी से पक रही हैं। तो अधिकांश फसलों के पकने की अवधि में क्या आ गई है? कमी। किसकी वजह से? ग्रामीण की वजह से। और सभी फसलों के दानों और आमाप में वृद्धि हुई है। किसमें वृद्धि हुई है? फसलों के दानों और उनकी साइज में। ठीक है, फसलों के दानों और आमाप में मतलब फसल के दानों की संख्या भी बढ़ी है और फसलों के दानों की साइज भी बढ़ी है। तो दोनों ही चीजों में वृद्धि हुई है ग्रामीण की वजह से, डोमेस्टिकेशन की वजह से। जंगली प्रजातियों को फसलों उत्पादकों के रूप में या किसी अन्य एरिया में जाके उगाने की वजह से उसको क्या हुई है, उसके दानों में भी वृद्धि हुई है और आमाप में भी वृद्धि हुई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीन फायदे हुए हैं ग्रामीण की वजह से, ग्रामीण और डोमेस्टिकेशन की वजह से ये तीन फायदे हुए हैं। एक तो विसरण या तो समाप्त हो गया या बहुत कम हो गया है। फसलों की पकने की अवधि में क्या आ गई है? कमी। कम समय में फसलें पक रही हैं पहले के कंपेरिजन में। और सभी फसलों के दानों में या उनके आमाप में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो फसलों के दानों और उनके आमाप में क्या हुई है? यहाँ पर वृद्धि। अब आगे देखें तो ग्रामीण के दौरान जो वर्ण है, सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, तो जो सिलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर डोमेस्टिकेशन के दौरान क्या क्या हो रहा है उनके अंदर। तो ग्रामीण के दौरान जो वर्ण हो रहा है कि किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं हम पादपों का, प्लांट्स को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, चूज करते हैं इसमें से कि कौन से पादप उपयोगी हैं और कौन से नहीं हैं। तो उनमें जो विभिन्नताएं हैं उसके आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भिन्नता है, ये जो ग्रामीण के दौरान जो भिन्नता उत्पन्न हुई है पादपों के अंदर, उसके कारण क्या है प्रमुख। तो अगर यहाँ पे देखें तो भिन्नता प्राकृतिक कारकों या मानव क्रियाओं के कारण हो सकती है। कौन कौन से कारक हो सकते हैं? प्राकृतिक या मानव क्रियाओं के कारण भिन्नताएं पौधों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। और इस आधार पर वर्ण को दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। यहाँ पर प्राकृतिक मतलब ये जो वर्ण है उसको किस आधार पर, कि प्राकृतिक कारक है या मानव क्रियाएं हैं, उसके आधार पर जो है वर्ण को या सिलेक्शन जो होगा डोमेस्टिकेशन के अंदर, वो दो वर्गों में उसको बांटा गया है। पहली बात कर ले तो प्राकृतिक वर्ण की या नेचुरल सिलेक्शन की, और दूसरी बात कर ले तो कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रामीण के दौरान जो वर्ण करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, जो प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, वो दो तरीके से होगा। एक तो होगा प्राकृतिक जो प्रकृति स्वयं करती है, और दूसरा कृत्रिम वर्ण। हम आगे देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर रहेंगे, दोनों प्रकार के वर्णों में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, उनका हम आगे विस्तृत वर्णन। प्राकृतिक और जो कृत्रिम वर्णों के जो अभिलक्षण है उनमें क्या अंतर आएगा, डिफरेंसेस है उनके अंदर। उन डिफरेंसेस को उनके विभिन्न अभिलक्षणों के आधार पर हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक और जो कृत्रिम वर्ण है उनके अभिलक्षणों में क्या क्या अंतर है। तो पहला अभिलक्षण हम देख रहे हैं कि वर्ण का कारक क्या है, किस आधार पर सिलेक्शन होगा या कौन सा कारक सेलेक्ट होगा। तो प्राकृतिक वर्ण में कारक प्राकृतिक ही रहेंगे, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, किस आधार पर कर रहे हैं हम? प्राकृतिक कारकों के आधार पर। और कृत्रिम वर्ण में देख रहे हैं कि जो मानव क्रियाएं हैं उन मानव क्रियाओं के आधार पर ही हम उनका सिलेक्शन करेंगे। तो कृत्रिम वर्ण जैसे पता है कि मानव की जो क्रियाएं हैं उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो उससे क्या करेंगे अपन?
कृत्रिम वर्ण कह देंगे। तो ये दो प्रमुख कारक रहे वर्ण के, जो कारक रहेंगे प्राकृतिक और मानव क्रियाओं से। तो प्राकृतिक क्रियाओं से हो रहे हैं तो प्राकृतिक वर्ण, और मानव क्रियाओं से हो रहे हैं तो कृत्रिम वर्ण उसको बोल देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं जनन। तो जनन के लिए तो समष्टि के सभी जीन प्रारूप, प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है कि समष्टि की जो सभी जीन प्रारूप है वो जनन कर रहे हैं, जबकि कृत्रिम वर्ण में तो मनुष्य क्या करता है कि सेलेक्ट करेगा, सभी में तो होगा नहीं, सेलेक्ट करता है, जो चयन किए गए जो जीन प्रारूपों के द्वारा ही यहाँ पर कृत्रिम वर्ण में जनन किया जाएगा। जो मनुष्य जिनको सेलेक्ट करेगा उन्हीं कारकों के अंदर जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी कृत्रिम वर्ण के अंदर, जबकि जो प्राकृतिक उसमें सभी जीन प्रारूपों के द्वारा ये जो है जनन किया जाएगा, मनुष्य तो सेलेक्टेड करता है। समष्टि अनुकूलन, जो वहां की जनसंख्या है उसमें अनुकूलन कैसे होगा, तो प्राकृतिक वर्ण में तो क्या होती है कि समष्टि के अंदर या जनसंख्या के अंदर जो अनुकूलता है वो बढ़ती चली जाती है। क्या हो जाता है, वो अनुकूलता बढ़ती चली जाएगी। जब और किसके अंदर, प्राकृतिक समष्टि के अंदर, प्राकृतिक समष्टि के अंदर तो क्या होती है कि धीरे धीरे जो अनुकूलता है वो बढ़ती चली जाएगी। जबकि अगर अपन देख रहे हैं कृत्रिम वर्ण के अंदर जो प्रजनन करने, क्योंकि अपन बात ही उनकी कर रहे हैं जो चयन किए गए, तो यहाँ पर जो प्रजनन करने वाली जातियां हैं, प्रजनन करने वाली जनसंख्या है, उसी के अंदर अनुकूलता बढ़ेगी, क्योंकि आपने सिलेक्शन ही एक निश्चित प्रारूप का चयन किया है, जो जिस प्रारूप का हमने चयन किया है उसी के अंदर अनुकूलता बढ़ती है। तो यहाँ पे सिर्फ प्रजनन करने वाली जनसंख्या के अंदर ही बढ़ेगी अनुकूलता, जबकि यहाँ पर अनुकूलता जो प्राकृतिक रूप से जो भी है वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रकृति के अनुसार अनुकूल हो जाएंगे। तो प्राकृतिक वर्ण में वैसे भी किसी का प्रकृति का नियंत्रण होता है, जबकि कृत्रिम वर्ण में मनुष्य जिसको चाहेगा वो ही अनुकूल हो पाएगा। फिर हम देखते हैं समष्टि में विविधता, किसी भी जनसंख्या में जो विविधता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा विविधता ज्यादा है, अधिक विविधता होगी प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, जबकि कृत्रिम वर्ण में तो यही है कि मनुष्य जिसको चाहेगा, पॉपुलेशन जिस एक निश्चित दिशा में, जिस दिशा के अंदर मनुष्य चाहेगा उसी दिशा में अनुकूलन होगा, और इसकी वजह से एक निश्चित दिशा में जब काम हो रहा है तो उस दिशा से अलग अलग जाएगा नहीं, इधर उधर जाएगा नहीं मनुष्य, तो इसकी वजह से विविधता में कमी आती है। क्या आती है, विविधता में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो है वो इधर उधर और चीजों पर ध्यान नहीं देगा, तो विविधता में क्या आ जाएगी, कमी। तो निश्चित दिशा में अनुकूलन है और इसकी वजह से विविधता में कमी है। तो यहाँ पर समष्टि में हम विविधता की बात कर रहे हैं अगर, तो अधिक विविधता है प्राकृतिक वर्ण के अंदर, क्योंकि प्रकृति किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकती है, किसी वहां पर विविधता के चांसेस वैसे भी ज्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पर कृत्रिम वर्ण में एक निश्चित दिशा में अनुकूलन होगा और उसकी वजह से एक जो है विविधता में कमी आएगी, क्योंकि वहां पर इधर उधर ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक निश्चित दिशा में ही कार्य करता है। इस प्रकार से हमने ये 4 अंतर देखे अभिलक्षणों के अंदर, प्राकृतिक और कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में हमने यहाँ पर यह 4 प्रमुख अंतर